श्रोता साथियों को, दोस्तों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक आर्टिकल लेके आई हूँ जो बड़ा ही मनोरंजक भी है, इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ में ज्ञान से भरा हुआ भी है। और इसमें मैंने आत्मा के बारे में बताया है कि हमारी आत्मा, हमारी जो सूक्ष्म चेतना है, उसके अंदर कैसी 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 विलक्षण और अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो सुनिए, एक हॉस्टल है बंधुओं, और उस हॉस्टल के अंदर बीचों बीच में एक कमरा है, एक ऑफिस है, और उसमें गर्ल्स कॉलेज की एक प्रिंसिपल है, सुषमा मैडम। जी हाँ। तो सुषमा मैडम आंखों पर चश्मा लगाए हुए कुछ पढ़ रही हैं। तभी दरवाज़ा नॉक किया जाता है, दरवाजे पर ठक ठक होती है। कौन है? आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। बुआ जी प्रणाम। आ, अरे खुश रहो बेटा, अरे खुश रहो ललित। और बुआ जी प्रणाम। बेटा ललित, ये तुम्हारे साथ ये वैभव है ना? वैभव है ना? वैभव ही है। बुआ जी, आप मुझे जानती हैं? कैसे जानती हैं? मैं तो पहली बार ही आपके पास आया हूँ। हम्म, अरे हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें। मगर कैसे बुआ जी? अरे पिछली बार ललित ने ना तुम्हारे दिल्ली से सेमिनार में आने का जिक्र किया था। तो इसी से मैंने बता दिया कि तुम आने वाले हो। मैंने आइडिया था ना मुझे। अच्छा, तुम दोनों बैठो। बैठो बेटा। देखा वैभव, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बुआ जी इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, मगर फिर भी देखो कैसी मिलनसार, इतनी पोलाइट और सरल। अरे ललित, छोड़ मेरी प्रशंसा का रामायण। अच्छा बताओ वैभव, कैसा रहा तुम्हारा सेमिनार? बुआ जी, इस बार के सेमिनार में तो बहुत ही मज़ा आया। लेटेस्ट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट सामने आए और एक से एक बढ़कर न्यू आइडियाज़ मिले मुझे। देख भाई वैभव, तू वो अपनी बोरियत वाली बकवास तो शुरू मत कर देना। मेरी समझ में नहीं आती तेरी ये नीरस फिलोसफी। हाँ तो एक बात है, मेरी बुआ जी है ना, उनको बहुत इंटरेस्ट है साइंस में। अरे वैभव, मैं साइंस की बात कहाँ कर रहा हूँ यार। ललित, क्या हो गया तुझे? ये साइंस कहाँ है भाई? ये टॉपिक तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है। अम, तुम्हारे सेमिनार वाले जो लेक्चर थे ना वैभव, उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है वैभव? कौन से टॉपिक पे कर रहे हो आप रिसर्च? हाँ बताता हूँ बुआ जी। देखिए ना, इसमें इस घोंचू दोस्त ने फिलोसफी पढ़ी है, एमए किया है फिलोसफी में, फिर भी तो मेरी बात नहीं समझता है। जी, तुम्हारी तो यही है, दोनों की खेल चलती रहती है। अच्छा ललित, एक बात सुनो। भैया से कहना कि अवधि के साथ इसी वीक में मेरे से मिल लें, ठीक रहेगा? क्योंकि अवधि का एडमिशन यहाँ हो जाएगा, सब अरेंजमेंट हो गया है। अ, पता नहीं बुआ जी, ये अवधि क्यों जेनेटिक साइंस लेने के पीछे पड़ी है? क्या रखा है उस सब्जेक्ट में? माय डियर, अपना अपना टेस्ट है ये तो। कैसा टेस्ट है ये? देखो ललित, तुम खुद नहीं कर सकते ना, मैं कह रहा हूँ दूसरों से जलना छोड़ दो। तुम नहीं कर सकते तो दूसरों से जलते क्यों? क्या? क्या बोला तू? क्या बोला तू वैभव? मैं जलता हूँ? मैं अवधि से जलता हूँ? देखा है मेरा मुक्का? अरे यार छोड़ना। ओ माय डियर फ्रेंड, अरे इतना बड़ा हो गया ललित, अब भी तेरा वही बचपना है। आ, मैडम मैडम, आओ आओ रोबी। जी ये नाश्ता। अरे लो, बैठो दोनों को दोनों, आप मत झगड़ो, नाश्ता करो। अभी अभी झगड़ते हैं और अभी अभी गले मिल जाते हैं। बैठो बैठो, नाश्ता करो। जी बुआ जी। अच्छा, जाओ रोबी, तुम जाओ। जी हाँ मैडम। बुआ जी, आपने पूछा था ना
कि मैंने कौन से टॉपिक पर सेमिनार में लेक्चर दिया। तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरा कर्म और आत्मा पर मेरा रिसर्च चल रहा है और वही मेरा टॉपिक था। तो ललित से मालूम हुआ मुझे कि इस सब्जेक्ट पर आपकी बड़ी अच्छी स्टडी है, बड़ी अच्छी नॉलेज है आपके अंदर। तो फिर बुआ जी मैं आपसे कुछ गाइडलाइन देने के लिए यही सी होप में आज आपके रस पर डाकर डालने आ गया हूँ। वैभव भाई, मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और फिर हॉस्टल में ही रहना रहना है मुझे। हॉस्टल में रहती हूँ। तो बेटे, यहाँ रहने वाले जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम संभालना होता है, ये मेरी ड्यूटी है। अब बेटा छुट्टी के दिन भी कैसी फुर्सत मिलती है मुझे, समझ गए होंगे तुम। यानी कि बुआ जी आप वैभव को टाइम नहीं देंगी? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बुआ जी। देखो ना, वैभव का फेस कैसा छोटा छोटा, चूहे जैसा, चूहे जैसा हो गया है। हाँ, चूहे जैसा। अच्छा, चूहा लगता हूँ? अच्छा, तो इससे बदला ले रहा है ललित, समझ में आया मुझे। हाँ, आ गया आ गया। लेकिन ललित, मैं बता दूं, सुन ले कान खोल के, वैभव को मैं जरूर टाइम दूंगी, जरूर टाइम निकालूंगी इसके लिए। तेरी तरह ये भी तो मेरा भतीजा है। सच बुआ जी, यू आर सो ग्रेट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा अच्छा ललित, देख एक बात सुन ले मेरी। बोल 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 वैभव, बोल क्या कह रहा है। देख, कबाब में हड्डी बन के बीच बीच में बोलेगा, डिस्टर्ब करेगा, ये चुपचाप यहाँ से चले जाने का इरादा है तेरा? क्यों? क्यों जाऊं? अच्छा, तो फिर बैठेगा यहाँ? क्यों जाऊं मैं, क्यों जाऊं बताना। मैंने तो फिलोसफी पढ़ी है जनाब, मैं यहीं पर बैठूंगा बैठूंगा और पूरा पूरा पार्टिसिपेट करूंगा तुम्हारी बातचीत में, समझे समझे। मुझे पता है यार, मुझे पता है। तू दिल से कुछ सोचता है और तेरी जबान कुछ बोलती है। बुआ जी, आजकल के जो साइंटिस्ट है ना, वो आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मानते हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? बात यह है वैभव बेटे, लो नाश्ता करते जाओ बेटे। हाँ, तो बात यह है कि आत्मा किसी भी तरीके से देखी या छुई नहीं जा सकती, क्योंकि वो मतलब दिखती नहीं है। उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, कोई रंग रूप नहीं। आत्मा की तो बस अनुभूति यानी उसकी फीलिंग की जा सकती है बस। और और जो हमारे साइंस है ना बेटे, ये तो बिल्कुल प्रूफ मांगता है, बिल्कुल साफ साफ इसको तो प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ नहीं मिलता तो वो किसी चीज को नहीं मानता, और प्रूफ मिलता नहीं है आत्मा के लिए क्योंकि दिखता नहीं है। और इसीलिए आत्मा का वो आत्मा को स्वीकार भी नहीं करता है कि आत्मा कोई चीज है। हाँ बुआ जी, ठीक कह रहे हैं आप। ये हम जो बुआ जी, एक बात मैं बताऊं, मैंने फिलोसफी पढ़ी है ना, तो फिलोसफी, आप ये बताइए पहले मुझे कि मॉडर्न साइंस की एक फिलोसफी तो ब्रांच है ना? हाँ 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 बेटा, हाँ ललित। तो फिलोसफी में भी मैंने पढ़ा है कि साइंटिस्ट आत्मा को किसी हद तक एक्सेप्ट करते हैं बुआ जी। अच्छा अच्छा ललित, फिलोसफी में आया है ऐसा? जो डिटेल से बताओगे मुझे दोस्त। अम, अच्छा वैभव, मैं समझाऊँ? आई एम जीनियस सर। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो वैभव, वो लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो मरते हुए इंसान के ऊपर से एक शाइनिंग लाइट बीम जैसा हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया, डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई दिया। और वैसा ही बीम जो जीवित प्राणी होता है ना, कोई सा भी, उसके चारों तरफ भी वैसा ही बीम देखा गया है। उसे ओरा कहते हैं, ओरा, पता है तुम्हें? हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूँ ओरा। और और ललित एक बात बताऊँ, वो जो चमकता हुआ बीम होता है ना लाइट का, उसी की वैसी बिल्कुल कॉपी वो जन्म लेते समय
हमारे बॉडी के जो होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है। वो आत्मा ही तो है ना। क्यों बुआ जी, आत्मा ही होगी और क्या होगा। हम्म, अच्छा वैभव, तुम सेमिनार अटेंड करके आ रहे हो ना, और वहाँ पे तो बहुत बहुत कई तरह के लोग आए होंगे, कई तरह के वहाँ पे पेपर्स पढ़े हो गए होंगे, लेक्चर्स हुए होंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो कुछ न्यू फैक्ट्स तुम्हें जो मिले हैं वो मुझे बताओ, शेयर करो मेरे साथ। बुआ जी, आत्मा की ये तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, असंख्य पावर्स हैं आत्मा में। पर आत्मा की इतनी सारी शक्तियों के साथ ही एक और भी अ, शक्ति है जो अब विज्ञान जिसे मानने लगा है, बहुत सारी पहले भी मानता था, और अब एक और भी शक्ति आत्मा की विज्ञान एक्सेप्ट कर रहा है। क्या है वो, मेरे को बताओ ना। वो है ललित, कि सिर्फ आत्मा ही एक ऐसा है कि जो आत्मा के अंदर ही होता है ऐसा, कि जो अजैविक पदार्थ, तुम क्या कहते हो उसे, नॉन ऑर्गेनिक, हाँ नॉन ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, तो आत्मा ही हमारी ऐसी है जो कि नॉन ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में बदल देने के लिए, मतलब अपने अंदर पावर रखती है, पॉसिबल है। तुम क्या कहना चाहते हो यार, कि देख भाई, मेरी समझ में नहीं आता है, ऐसी लैंग्वेज में बोलना यार जिससे कि मेरी खोपड़ी, ये जो मेरी खोपड़ी है ना, जब ये खोपड़ी खोपड़ी कैसी खोपड़ी है मेरी, तो इसमें इसमें समा जाए। अच्छा, वैभव के कहने का मतलब है ललित, कि बेटे आहार को एनर्जी और पावर में बदलने का काम सिर्फ जीवित प्राणी में ही नहीं, अलाइव, मतलब उसमें हो सकता है जो जिंदा व्यक्ति हो। समझे, यही की तो कहना चाह रहा है वैभव। हम्म, हाँ ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं समझता हूँ। तो इसके पीछे आत्मा या कुदरत, ये कौन सी प्रोसेस कर रही है भाई। साइंटिस्ट अभी तक इसको जान नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। मैं तो कहता हूँ बुआ जी, कि जिस दिन भी इन फ्यूचर ये सीक्रेट जान लिया जाएगा, तो फिर तो नॉन वेज के लिए हमें जीव हत्या नहीं करनी पड़ेगी। अरे अरे, वैभव क्या बेसिर पैर की हाँक रहा है। जीव हत्या से यानी कि हिंसा से इस सीक्रेट का क्या रिलेशन है भाई, पल्ले नहीं पड़ा मेरे। उफ, ललित थोड़ा सा सोच तो सही यार, समझ में आ जाएगा। नहीं आया मेरी समझ में, बता तू मुझे, पहले मुझे बता, पहले क्या मतलब है इसका, बता मुझे। अरे बुद्धू राम, देख सुन, जब ये समझ में आ जाएगा कि भाई नॉन ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर को कैसे बदला जा सकता है उसमें, तो फिर जब इस उपाय को जान लेंगे ना, तो आर्टिफिशियल मेथड से बनाने लगेंगे, यानी नॉन ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेबल्स वगैरह से, और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मीट बन जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत रहेगी। अरे ऑफ कोर्स हाँ वैभव, और बताओ वैभव, अब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ये तो बड़ा मजा आता है मुझे। वैभव बेटा, एक बात पूछूं, बताओगे क्या मैंने सही सुना है कि वैज्ञानिक प्रोटोप्लाज्मा की तुलना प्राण शक्ति से कर रहे हैं आज। जी हाँ बुआ जी, सही है। अरे प्रोटोप्लाज्मा, ये की चिड़िया का नाम है प्यारे। बुआ जी, प्रोटोप्लाज्मा के लिए कोई कोई वैज्ञानिक वैज्ञानिक आज मान रहे हैं कि आत्मा के लेवल की चीज है, ऐसा हम एक्सेप्ट कर चुके हैं वो लोग। ललित, वो देखो ललित, तुम बैठ जाओ आराम से। हाँ बुआ जी, बैठ गया। देखो कोई, मैं बताती हूँ तुम्हें प्रोटोप्लाज्मा क्या है। पहले पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती थी, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस। और फिर चौथी भी एक स्टेज खोजी गई पदार्थ की, मैटर की, जिसको प्लाज्मा कहा गया। प्लाज्मा, अच्छा। बुआ जी, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो तो मुझे समझ में आता है, पर ये प्लाज्मा मुझे समझ नहीं आता, ये क्या होता है वो बुआ जी। अरे यूँ समझ लो कि जैसे जिसमें सारे के सारे आयोनाइज्ड
यानी आवेशित वो भरे रहते हैं ना आयंस, तो उनसे भरा हुआ जो एक सेमी लिक्विड हलवे जैसा एक गरम गरम बहुत तापमान वाला एक पदार्थ होता है, उसको प्लाज्मा कहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हलवा मुझे बहुत पसंद है। अरे ललित, तू कभी भी सीरियस नहीं होता यार। सुन ध्यान से, कितना सीरियस टॉपिक है और तू उसको हंसी में ले रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ आई एम सीरियस, आई एम सीरियस, सो सीरियस। बुआ जी बताइए। तो मैं बता रही थी कि चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसे खोज लिया है आज साइंटिस्ट ने। और फिर उसके बाद जैव प्लाज्मा यानी बायो प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, उसकी भी खोज हुई है। अभी हुई है तो पीछे कुछ वर्षों में। जो हम प्राणियों की हर जीवित कोशिका में यानी सेल में लिक्विड और चिकनी चिकनी अवस्था में पाया जाने वाला एक पदार्थ है प्रोटोप्लाज्मा, समझे? ये होता है प्रोटोप्लाज्मा। अच्छा अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, अब समझ आ गई बुआ जी। तो इस प्रोटोप्लाज्मा में, जैव प्लाज्मा में ऐसी क्या खासियत है कि उसे आत्मा का जितना ऊंचा स्थान दिया गया? ललित देखो, हमारी बॉडी की जो सेल्स है ना, तो पता है ना तुम्हें, बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी है। अरे हाँ पता है ये बात तो मुझे, आगे बोल। तो मेरे दोस्त, हर छोटी बड़ी सेल में बिल बहुत बहुत गतिशील अवस्था में रहे हुए ये प्रोटोप्लाज्मा का जो पदार्थ है ना, उसके कण जो होते हैं वो हर समय गतिशील रहते हैं। तो इतने गतिशील रहते हैं कि हर एक आती जाती सांस के साथ में एक्टिव होते हैं वो, और हमारी बॉडी को एनर्जी दिलाने में वो माध्यम बनते हैं, मीडियम बनते हैं। अच्छा ललित, एक बात बताऊं? जी बुआ जी बताइए। देखो ललित, लगे हाथ ये भी जान लो कि प्रोटोप्लाज्मा के जो पार्टिकल्स यानी कण होते हैं ना, तो उनमें रहा हुआ जो न्यूक्लियस नाम का एक मैटर यानी पदार्थ होता है, अगर वो खत्म हो जाता है, खत्म कैसे हो जाता है बुआ जी वो, यानी समझो कि उम्र के साथ, टाइम के साथ धीरे 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 कम होता होता और एंडिंग में बिल्कुल खत्म हो जाए जब, तो उसी को तो डेथ का कारण मानते हैं। अच्छा बुआ जी, क्या हमारे साइंस ने डेथ की यही साइंटिफिक थ्योरी डेफिनेशन बताई है? हाँ ललित बेटा, मोटे तौर पर यही समझ लो तुम। अच्छा बुआ जी, मुझे ये और बताइए कि हमारे पूरे बॉडी में प्रोटोप्लाज्मा के पार्टिकल्स एक सार रूप से रहते हैं, यानी सारे चारों एक समान रूप से रहते हैं सब जगह, या फिर कहीं कम और कहीं ज़्यादा भी होते हैं? हाँ हाँ ललित, अम, ठीक है कि वैज्ञानिक इसे वाइटल पावर जैसा, प्राण शक्ति जैसा मान रहे हैं, मगर प्राण शक्ति की धारा तो पूरे बॉडी में फैली रहती है। पर प्रोटोप्लाज्मा की ये बात नहीं है। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ बुआ जी आपसे कि प्रोटोप्लाज्मा कहाँ, क्या पूरी बॉडी में रहते हैं, कम ज़्यादा रहते हैं? देखो ऐसा है, मैं तो जहाँ तक सोचती हूँ ललित, कि सबसे ज़्यादा जो एकदम सघन अवस्था होती है ना, सघन, वो सघन क्या, सघन तुम समझ लो, डेंसिटी वाली जो स्टेज होती है ना, वो प्रोटोप्लाज्मा की जो सबसे डेंसिटी वाली स्टेज है, वो हमारे ब्रेन में रहती है। और इसकी फास्टेस्ट एक्टिविटीज़ हमारे सुषुम्ना में होती हैं और हमारे स्नायु केंद्रों में होती हैं। ये आज वैज्ञानिकों ने खोजा है। और वैसे तो हर प्राणी की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में प्रोटोप्लाज्मा रहता ही है। बुआ जी, किसी भी जीव के जन्म और मरण दोनों का संबंध प्रोटोप्लाज्मा से जोड़ रहे हैं आज वैज्ञानिक। अच्छा ऐसा है क्या वैभव? जी बुआ जी। अम, अच्छा तो मुझे वैभव, वही मृत्यु को समय जो शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा शरीर से जो बीम निकलती देखी है ना, क्या वो प्रोटोप्लाज्मा है? उसको प्रूव कर दिया? जी जी बुआ जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकाश पुंज की ये प्रोटोप्लाज्मा, ये उन्होंने नाम रखा है उसका। जो प्रकाश पुंज वो बीम निकलता है ना, उसी को आज प्रोटोप्लाज्मा की संज्ञा दी है उन्होंने। ठीक है वैभव, मैं मान गया। पर वैभव, चलो मौत के समय तो मान लिया, पर जन्म जब लेता है ना कोई भी जीव,
तो उसको भी आपका प्रोटोप्लाज्मा से जोड़ा है? वो कैसे जोड़ा? देखो ललित, साइंटिस्ट आज मान रहे हैं कि जब मरते हैं ना, तो प्रोटोप्लाज्मा के पार्टिकल्स यानी कण हमारे बॉडी से निकलकर पूरे इस वायुमंडल में फैल जाते हैं। हाँ ठीक है, मान गया। फिर क्या होता है? मरने के बाद फिर क्या होता है? वो अनेक केमिकल्स के साथ मिलकर वो सारे पार्टिकल्स, जो वायुमंडल के केमिकल्स होते हैं ना, उनके साथ मिल जाते हैं। और फिर उनके साथ मिलके एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन करते जाते हैं। और फिर वो जीन्स जीन्स के रूप में बदल जाते हैं। इन टुकड़े टुकड़े अलग अलग पार्टिकल्स होकर जीन्स के रूप में बन जाते हैं वो। और फिर दोबारा जन्म लेने वाले उस जो गर्भ लेने वाला बच्चा है ना, कोई उसकी आत्मा में जो भ्रूण भ्रूण होता है, उस समय वो भ्रूण बनता है और उसमें वो घुल मिल जाते हैं उसके साथ। अच्छा अच्छा, वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस। कैसे कुदरत की प्रोसेस है ये तो। रियली रियली ललित, सही कहा तुमने। एक बात बताऊं वैभव? जी बुआ जी, कहिए। अरे मैं तो कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ बेटे, पर इतनी बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो आज हमारे ये वैज्ञानिक मान रहे हैं ना इस तरह से, तो इस तरह का फंक्शन और डेफिनेशन तो भाई जैन शास्त्रों में कार्बन शरीर का बताया गया है। कार्बन शरीर का। हाँ। अरे बुआ जी, आपको आपको जैन शास्त्रों का भी नॉलेज है? हाँ ललित, देख ले, मेरी बुआ जी कितनी जीनियस है। अरे वाह, कैसे? अम, आप तो, अरे ललित, तुम सब लोग तो मतलब मेरा मतलब सनातन धर्म। अब देख ललित, देख, सही बता बेटा, वैभव मैं बताता हूँ। मेरी बुआ जी के ससुराल वाले हैं ना, वो जैन हैं। उनकी सोच जैन वाली है। और इसी सब्जेक्ट के साथ तो यानी जर्नोलॉजी में ही तो मेरी बुआ जी ने पीएचडी की हुई है। बाय द वे, तो खुश हो गया होगा इस इन्फॉर्मेशन से, है ना? व्हाई नॉट, खुशी तो हुई है मुझे बहुत ज्यादा ये सुनकर। अरे यार, मैं भी तो जैन हूँ ना, पक्का शाकाहारी जैन हूँ, तो मुझे खुशी नहीं होगी बोला? जानता हूँ जनाब को। कैसे जैन है आप? होटल में भी तो आप सन्यासी बने रहते हैं ना, सबकी बात को ठुकरा देते हैं। अरे फिर से तुम झगड़ा करने लगे और फिर से बहस करने लगे। कम ऑन, कम टू द पॉइंट नाउ। अच्छा वैभव, कार्बन शरीर के बारे में पता है तुम्हें? यानी कि अब मैं पूछ रहा हूँ साइंस के हिसाब से, साइंस कार्बन शरीर को किस रूप में मानता है? बुआ जी, विज्ञान अपने ढंग से कार्बन शरीर की व्याख्या करता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि मरने के बाद भी शरीर के परमाणु नष्ट हो जाते हैं। और मरने के बाद, और वो परमाणु नष्ट होने के बाद भी ना, वो कोई दूसरा सूक्ष्म तत्व फिर भी ऐसा बचा रहता है, जो कि किसी भी इच्छा के अनुसार अपने समय पर नए शरीर में प्रविष्ट होने का मतलब पूरा पावर रखता है, पूरी सामर्थ्य रखता है। अच्छा वैभव, उस सूक्ष्म और इनविजिबल तत्व को, उसको, उस पदार्थ को, जो भी मतलब वो कहते हैं, तो उसका क्या नाम देते हैं वो वैज्ञानिक? जी, उसे भी अलौकिक प्रकाश पुंज ही कहते हैं वो लोग। अच्छा, ना उस वही कह दिया, अलौकिक प्रकाश पुंज कह दिया उसको भी। नाम, नया नाम नहीं मिला कोई उन्हें। खैर खैर, मैं बता दूं, ऐसी खिचड़ी हमारे जैन शास्त्र में नहीं पकाई गई है, समझे? वहां तो हर एक्टिविटी की, हर प्रोसेस की अलग अलग संज्ञा है, अलग अलग नाम है। अच्छा, अब ज्ञान का पिटारा जादुई पिटारा खोले ना बुआ जी, और कार्बन शरीर से इंट्रोडक्शन कराइए ना। हाँ हाँ बुआ जी, मगर मगर बुआ जी बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताना मुझे, क्या, ताकि ये मेरी ये खोपड़ी में भी आ जाए। मेरी ये खोपड़ी, देखो ललित, तुम्हें समझ आ जाएगा, सुनो। विज्ञान ने कार्बन शरीर का नाम बायो बायोप्लाज्मिक बॉडी दिया है। बायोप्लाज्मिकल बॉडी, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है बुआ जी। तो बुआ जी, हाँ वैभव बोलो। बुआ जी, हैरानी की बात ये है कि रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे जो आत्मा को नहीं मानने वाले देश है ना, ऐसे कंट्रीज के वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी आज इस बात पर बिल्कुल एग्री हैं। किस बात पर? किस बात पर एग्री हैं वैभव? अरे बुआ जी, वो जो नॉन नॉन आत्मा, मतलब आत्मा को नहीं मानने वाले जो कंट्री है ना,
इसके साइंटिस्ट भी आज कह रहे हैं, इसके विचारक भी कह रहे हैं आज कि भाई कि कार्बन शरीर होता है, जो जैन शास्त्रों में आता है कार्बन शरीर का वर्णन, वैसे ही वैसा वर्णन ये भी मानते हैं। अच्छा अच्छा वैभव, क्या बोलते हैं वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाले वैज्ञानिक? ललित, उनका विचार है कि मनुष्य के सहित सभी जीव जंतुओं का शरीर केवल भौतिक अणुओं परमाणुओं से ही नहीं बना है। अरे यार, फिर वही लैंग्वेज बोलने लगा तू। भौतिक मतलब, अरे यानी सांसारिक, इथेरिटिकल, जो नष्ट होने वाला, जो संसार संबंधी होता है उसे भौतिक कहते हैं। फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल अणु और परमाणु। अणु तो समझता है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, परमाणु। हाँ हाँ हाँ, अब आया समझ में। हाँ, तो तू कहना चाह रहा है कि मनुष्यों के जैसे मनुष्य और सभी जीव जंतु हैं, तो इन सबकी बॉडी, इन शरीर केवल फिजिकल एटम एटम और मॉलिक्यूल से नहीं बना है, और किससे बना है भाई? अरे हाँ, सुन तो ललित, तो वो बताते हैं कि इसके अलावा भी सभी प्राणियों का एक बिल्कुल सूक्ष्म ऊर्जा शरीर भी होता है। अच्छा, ऊर्जा शरीर भी होता है, मान रहे हैं वो? हाँ, वो मान रहे हैं कि ऐसा एक ऊर्जा शरीर भी होता है सबका, जो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने वैभव। बेटा ये बताओ कि वो क्या बताते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर जो है ये वाला, तो वो कैसे एटम से बना हुआ है? बुआ जी वो कहते हैं बायोप्लाज्मा बॉडी के स्ट्रक्चर और प्रोसेस की रिसर्च जो की ना, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए उन लोगों ने। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, तो फिर क्या रिजल्ट्स मिले उन्हें? अरे उन्होंने पाया ललित कि ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, ऊर्जा शरीर जिसको वो कहते हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम से बना हुआ है। अच्छा, तो हमारी बाकी जो हमारी बॉडी है, तो जो हमारी विजिबल बॉडी है, तो उसका जो वो उसके परमाणु भी तो यही होते हैं। हाँ, लेकिन वो प्राइमरी टाइप के होते हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर होता है ना हमारा, वो ऐसे प्राइमरी जीवाणुओं का ग्रुप ही नहीं है, फिर बल्कि ऐसा है वो कि एक सेल्फ कंट्रोल्ड और परफेक्टली अरेंज्ड एक ऐसा फैक्टर है जो कि अपना मैग्नेटिक फील्ड भी खुद तैयार करता है। तो वैभव, धर्मशास्त्रों में बताया है ना कि जब हम शुभ विचार और अच्छे काम करते हैं तो उससे पुण्य बंद होता है, और बुरे काम करने से, बुरे चिंतन करने से पाप का बंद होता है। तो उसी तरह बायोप्लाज्मिक बॉडी के स्टडी से भी क्या साइंटिस्ट ने ऐसे डिसीजन लिए हैं, ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं? तो बुआ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बेटे ललित, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या वैज्ञानिक भी पुण्य और पाप, उसके फल के स्वर्ग और नरक को मान रहे हैं? जी हाँ 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 बुआ जी, कुछ ऐसे समझ लो। अच्छा, ऐसा ही है। तो बुआ जी, ये कॉन्सेप्ट तो मैं भी अभी नया आया मेरे सामने, मैंने भी अभी इस पे सोचा नहीं है। आप इसे थोड़ा सा और क्लियर करो। वैभव, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर जो होता है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए ना साइंटिस्ट ने, जी हाँ। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते समय पता चला, जब उन्हें पता चला ये बात का कि भाई भावनाओं की जो हाई क्वालिटी होती है, ऊंची भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं होती हैं, तो उससे तो उस सूक्ष्म बॉडी की डेंसिटी बढ़ती है, सघनता बढ़ती है। और जब वो गंदी भावनाएं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले विचार होते हैं, तो उससे उस एनर्जी बॉडी की डेंसिटी कम होती है। ये तो उन्होंने देखा ना। अच्छा बुआ जी, यहाँ तक पता है आपको? उनकी ऐसे रिजल्ट्स आए क्या? मुझे नहीं पता था बुआ जी। इसका इसका प्रूफ है आपके पास? हाँ हाँ है बेटे। तो बुआ जी, मरने के बाद जो रहता है ना, वो जो जो भी हमारा कुछ जो अस्तित्व रहता है, और उसके सारे ऑटोमेटिकली बैलेंस और विचारों की हाईनेस, लोनेस, तो वो फिर उसके अनुसार ही वो उसकी बॉडी की जो मतलब डेंसिटी होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अच्छा। हाँ तो, हाँ यही बात है ना, यही कह रही है ना आप?
हाँ बेटे, यही कह रही हूँ मैं। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने बायोप्लाज्मिक बॉडी के जब एक्सपेरिमेंट है तो ये चीज़ देखी ना उन्होंने कि ये एक्सपेरिमेंट करते समय। हाँ। तो तो फिर ये तो बिल्कुल हमारे कार्बन शरीर के जो वर्णन है उससे मेल खा रहा है सारा कुछ। सचमुच सचमुच बुआ जी। फिलोसोफर और साइकिलिस्ट भी इस फील्ड में आजकल इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और सभी चोटी के वैज्ञानिकों ने इतना तो बिल्कुल मान लिया है, एक मत होके मान लिया है कि प्राणियों को दिखने वाले जो विजिबल बॉडी है ना, स्थूल शरीर, उसके अलावा भी सबका एक अलौकिक क्षमताओं से भरा हुआ सूक्ष्म ऊर्जा शरीर यानी कि कार्बन शरीर भी होता है। और जो वही कार्बन शरीर मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। बुआ जी, ललित तो बहुत जानकारी रखता है। अच्छा, ये बताइए, जैन शास्त्रों में कार्बन शरीर को जो अनेक जन्मों के कर्मों का पिटारा का और कहा गया है, उसका जो बताया गया है कि वो एक अनेक जन्मों के कर्मों का पुंज है कार्बन शरीर। तो इस बात को मैं थोड़ा डीपली समझना चाहता हूँ आपसे। मुझे इसमें स्टडी कम है बुआ जी। वह बेटे, आकाश के वायुमंडल में सब तरफ अम, विद्युत चुंबकीय तरंगे भरी हुई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, भरी हुई हैं सारे में, इतना तो मैं मान पता है ना। हाँ बुआ जी, पता है मुझे। अरे ये तो मुझे ही पता है। तो तुम दोनों जो मानते हो इस बात को। जी बिल्कुल। तो उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम अगर कहें शास्त्रीय की भाषा में तो उनको हम कार्बन वर्गना नाम दे सकते हैं। बुआ जी, नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे। कार्बन वर्गना मुझे नहीं समझ आई। देखो देखो, मैं बताती हूँ ललित, थोड़ा कोशिश करो। कार्बन वर्गना का मतलब है जिससे कर्म बनते हैं ना, उसका रॉ मटेरियल वो सारे में फैला हुआ है। अच्छा ठीक है, मान गया फिर। चलो मैं, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो फिर वो कार्बन वर्गना कैसे, कब और क्यों कार्बन शरीर बन जाती है, कैसे बन जाती है भला? देखो ललित बेटे, हर तरंग की एक अपनी खुद की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है ना। हाँ हाँ, होती है बुआ जी, मानता हूँ। तो ये तो सब जानते हैं कि हर एक वेव की, हर एक तरंग की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी भी होती है। हाँ जी। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की जो तरंगें होती हैं ना, उनसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, कंपन पैदा होते हैं। और उन कंपनों से ही हमारे इस ब्रह्मांड की हर लाइविंग और नॉन लाइविंग जितनी भी चीज़ें बनी है ना, उन सब का निर्माण उन वाइब्रेशन से ही हुआ है। आज आज जो हमारा नेचुरल, ये आज का मॉडर्न साइंस है ना, वो ऐसे ही मान रहा है। अ, तो मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है बुआ जी कि संसार का बनाने वाला कोई पर्टिकुलर गॉड नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ बेटे, और हमारा जैन धर्म भी तो इसी बात से सहमत है ना, यही मानता है, यही फैक्ट है जैन धर्म का कि मतलब संसार को किसी पर्टिकुलर गॉड ने नहीं बनाया। हाँ पावर तो है, ये तो मानता है, पर पर्टिकुलर गॉड नहीं मानते हम लोग। और विज्ञान भी यही मानता है। वेरी 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 गुड, वेरी गुड बुआ जी, बहुत अच्छी बात बताई तो आपने। और बच्चों एक बात और सुनो, तीन जो गुण होते हैं ना, वही विशुद्धि के लेवल्स हैं। कौन कौन से तीन गुण बुआ जी? आप सत्व रज और तम की बात कह रही हैं क्या? वो गीता में जो आया है। अरे ललित, तुझे पता है? हाँ हाँ, मेरी फिलोसफी के सब्जेक्ट में भी आया है ये। क्या होता है भाई वो? कौन कौन से हैं तीन गुण? हाँ हाँ ललित, बोलो, बताओ ना, कौन, क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? बुआ जी, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों जो है ना, ये तीन गुण बोलते हैं। और तीनों गुण, ये तीन गुण से भरी हुई ये प्रकृति है, ये नेचर है। और ये तीनों गुण हमारी मतलब विशुद्धि के, प्योरिटी के लेवल्स हैं। ठीक कह रहे हो ललित, सही स्टडी है तुम्हारी। तो मैं बताऊं कि इन विचारों के जो शुद्धि वाले हैं ना तीन लेवल्स, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण,
इनसे भी कंपन निकलते हैं, इनसे वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस भी हमारे मेंटल, वर्बल और फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, और उनसे ही कार्बन शरीर बनता है। क्या समझे? आ, बुआ जी, बड़ा टिपिकल लग रहा है। अरे वैभव, तेरे को नहीं समझ आया, पर मेरे को समझ आ रहा है। हाँ बुआ जी, आगे बताओ। इंटरेस्टिंग, इतना वेरी फंटेस्टिक। ऐसा ही वर्णन मैंने फिलोसफी में ही पढ़ा है। अच्छा, तो तुम ललित थोड़ा सा वैभव को समझाओ इस बारे में, है? जरा जरा थोड़ा सा। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ अभी, तब तक तुम लोग आपस में डिस्कस करते रहो। हाँ बुआ जी, मगर आप कहाँ जा रही हैं बुआ जी? अरे आती हूँ बेटे अभी, तुम लोग बातचीत करो, जरूरी काम से जा रही हूँ, आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। हम्म, अच्छा। गई बुआ जी तो देखो वैभव, मैं बताता हूँ तुम्हें। यार समझा ना, क्या होते हैं ये तीन गुण। वैभव, देखो, श्रीमद् भागवत गीता का नाम सुना है तुमने? हाँ हाँ हाँ, सुना है भाई। तो बड़ा अच्छा ग्रंथ है वो, धार्मिक ग्रंथ है। तो उसके श्लोकों में बताया गया है कि जो बाहरी संसार की हर वस्तु है और हमारे भाव विचार हैं, ये सारे के सारे सभी पदार्थ वेव्स के रूप में जो कंपन होते हैं ना, उन्हीं से क्रिएट हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए हैं। अच्छा, गीता में आया ये? हाँ हाँ ललित, पढ़ा है मैंने, थोड़ा सा मुझे ध्यान आया है। और उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी तो होती है ना उनकी। अच्छा, क्या उनको नाप सकते हैं हम? देखो देखो वैभव, क्वेश्चन तो तुम्हारा राइट है, लेकिन अभी हमारे साइंस के पास में 10⁻⁻28 मीटर, इतने तक का ही बस नापने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतनी ही मशीन्स हैं। तुम्हारा मतलब है कि एक के अंक पर 28 जीरो लगें, 1 मीटर का उतना हिस्सा। हाँ 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 बिल्कुल। तो अभी तक उतने ही, वहाँ तक ही नाप सकते हैं हमारे साइंस वाले। लेकिन लेकिन भावों की तरंग की जो लंबाई होती है ना, वो तो बहुत ही सूक्ष्म होती है। समझ लो 10⁻⁻35 से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर वो साइंटिस्ट तो उसे माप नहीं पाएंगे ना, फिर उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है ऐसे। हाँ, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है वैभव, पर शायद इन फ्यूचर नैनो टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर शायद इन वाइब्रेशंस को नापा जा सके। अच्छा ललित, विज्ञान में तो बताया है ना कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होती हैं, उनसे भी जो वाइब्रेशंस में कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज वाले कंपन होते हैं ना, तो उनको या तो मिक्स भी कर लेते हैं और फिर अलग अलग भी कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है ना? हाँ 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 हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है वैभव, मैंने ही पढ़ा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है ना हमारे दोनों, तो उसी से तो मोबाइल, कंप्यूटर और ये सारे आजकल के जो डेवलप जो आजकल के जो नई मशीन, छोटे छोटे और प्रोसेसेस, ये सारी इससे तो काम करती हैं वो। और जीवात्मा भी इन्हीं वाइब्रेशन से, यानी इन्हीं से काम करता है, और हमारा जीवात्मा इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म कंपनों का एक ग्रुप ही तो है। अच्छा ललित, एक बात बताओ। हाँ, पूछो पूछो भैया, पूछो। आ, जीवात्मा कह दो या आत्मा कह दो, एक ही तो बात है ना? नहीं 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 वैभव, जीवात्मा और आत्मा अलग अलग चीज़ है। अलग अलग है? पर वो कैसे भाई? क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो वैभव, जीवात्मा का मतलब होता है हम तुम जैसे संसार के प्राणी। उन्हें तो, हाँ, उन्हें तो हमारे इसमें फिलॉसफी में बद्ध आत्मा कहा जाता है। बद्ध आत्मा मतलब, बद्ध आत्मा क्या? अरे देखो सुनो, जो हमारे विचार एकदम प्योर तो रहते नहीं है हर समय, पवित्र और अपवित्र मतलब मिक्स मिक्स रहते हैं। तो उनके जो अपवित्र विचार होते हैं, उनके विचारों के वाइब्रेशंस जब अलग हो जाते हैं हमारी आत्मा से, यानी जब आत्मा बिल्कुल प्योर, प्योर आत्मा बिल्कुल बच जाता है, उसमें से निखाली शुद्ध आत्मा बच जाता है ना, तब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त, और उनको कहते हैं वो भगवान बन गए और अरिहंत बन गए, तब उनको ऐसा कहते हैं। अच्छा, अच्छा ललित,
तो इसका मतलब है भगवान महावीर ने आत्मा और कर्म बंध के परमाणुओं के मिश्रण, यानी कि उस मिक्सचर से, बद्ध आत्मा से, और बिल्कुल प्योर निखालिस आत्मा बनने का जो जो तरीके बताए हैं, जो जो आध्यात्मिक उपाय बताए हैं, आज के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सही मान रहे हैं, जेन्युइन मान रहे हैं। हम्म, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या क्या तुमने इसमें से स्टोरी निकाल ली! वाह भाई वाह! तो आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा जो आत्म विशुद्धि हो जाती है, तप से, ध्यान से और साधना से, जप तप से, तो उसका साइंटिफिक एनालिसिस हो चुका है आज। अरे यार, हाउ स्ट्रेंज! वो तो सूझा ही नहीं है। हाँ हाँ ललित, और सुनो, मुझे अभी अभी ध्यान में आया कि जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए ना, उसके बाद उन्होंने प्रूव किया है कि तप साधना से और ध्यान से, समाधि से जो मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब, तो हमारे ब्रेन में से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली, और एक ऐसी तरह की, मतलब 7 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिनकी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और जो ध्यान कर रहा होता है उसके चारों तरफ वो ऐसा फील्ड बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ललित ऐसा होता है क्या? और फिर वो क्या करता है वो फील्ड बन के, उससे क्या फ़ायदा होता है भाई? उससे क्या होता है वैभव कि वो जो है ना, डीएनए का परिवर्तन हो जाता है। हमारे अंदर में जो डीएनए है ना, बॉडी में, हर सेल्स में, तो डीएनए का परिवर्तन होने लगता है, और परिवर्तन भी होता है और डीएनए का परिवहन भी होता है। भाई, ये बात समझ में नहीं आई। देख देख वैभव, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि जीवात्मा का परिवर्तन और परिवहन, यू मीन ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट, कैसे पॉसिबल होता है भाई? ये मेरे को जरा समझा के बता दे तू। अरे, बड़ी जोरदार बातें चल रही हैं तुम्हारी तो, इंटरेस्टिंग चल रहा है टॉपिक। हाँ, क्यों ललित, समझ में आ रहा है? बुआ जी, अच्छा लग रहा है। आइए बुआ जी, आइए। बुआ जी, ये वैभव तो भाई बड़ी जानकारी और बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज दे रहा है। और बुआ जी, ये ललित भी कम नहीं है, इसकी नॉलेज भी हाई है। ये बनता रहता है अपने आप को ऐसा। हम्म, तो बताओ ना भाई वैभव, क्या कहा था तुमने वो डीएनए का परिवर्तन और परिवहन? अ, देखो भाई ललित, ऐसा है, इसके एक्सपेरिमेंट्स तो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, और उससे ये सिद्ध हो चुका है कि जो डीएनए होते हैं ना, उसमें टेलोमर नामक एक पदार्थ होता है। और वो टेलोमर जब हमारी सेल्स में बढ़ता रहता है, डीएनए में बढ़ता रहता है, तो उसकी वो जो इंक्रीजमेंट होती है ना, बढ़ना उसका, वो कंसंट्रेशन के टाइम में ही होता है, यानी ध्यान और एकाग्रता के क्षणों में ही बढ़ता है वो। अच्छा वैभव, तुम उसकी बात कर रहे हो, टेलोमर की, जो एजिंग को रोकता है? हाँ वही ना। हाँ, ये तो पता भी चल गया है, सर प्रूव हो गया है तो। जी हाँ बुआ जी, आप तो सब जानती हैं, जो भगवान ने कहा, आज विज्ञान भी उसे साबित कर रहा है ना, प्रूव कर रहा है। आ, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो वैभव। और बताओ, इस बारे में और मुझे बताओ थोड़ा सा। तो बुआ जी, विज्ञान भी आज कह रहा है कि मैं मेरा, ये सिंड्रोम्स हैं, यानी आई माई माइंड सिंड्रोम, यही कर्मबंध के कारण है, यही रीजन है कर्मबंध के। और कर्मबंध ही तो हमारा जन्म और मौत का वो बनता है ना, उससे तो होते हैं जन्म और मृत्यु। हाँ हाँ बेटे, आज का विज्ञान मान रहा है कि सभी तरह के फिजिकल और वर्बल और जो मेंटल फोनोन्स है ना, एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, वो क्रोध, काम, मोह, लोभ आदि, इन सब कषाय जो होते हैं, इनके फोनोन्स को, उन इनसे पावर मिलती है। इससे वे हमारे आत्म प्रदेशों के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब उसके साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर? अच्छा, कैसे वो जी, ये एग्जांपल जरा क्लियर करो ना। देखो बेटे, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, और हार्ड डिस्क में जैसे डीपली प्रिंट हो जाते हैं कोई भी वर्ड्स, उसी तरह से जो फोनोन्स हैं ये हमारे, कौन से फोनोन्स?
मेंटल, वर्बल और फिजिकल वाले फोनोन्स यानी एक्टिविटीज़ है ना, हाँ उनको फोनोन्स कहते हैं साइंटिस्ट। तो वो फोनोन्स हमारी आत्मा से इसी तरह बन जाते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क में वो प्रिंटेड हो जाता है सब कुछ, इसी तरह से वो फोनोन्स आत्मा से बन जाते हैं, आत्मा से, आत्म प्रदेशों से। बुआ जी, फिर उलझ गया मैं। आत्म प्रदेश क्या होते हैं भाई? हाँ बुआ जी, ये तो मुझे भी समझना है आत्म प्रदेश क्या होते हैं। अभी तक ये शब्द तो बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन बस इसका पिक्चर अब तक मेरे माइंड में क्लियर नहीं बन सका। बुआ जी प्लीज़ बताओ ना आप, आत्म प्रदेश क्या होते हैं बुआ जी? वैभव और ललित सुनो दोनों, जिस तरह से कपड़ा होता है ना, वो सूत के तारों से बनता है। हाँ जी हाँ। और कोई भी चीज़ है, जैसे मेरा चश्मा है ये, या ये बुक है, कोई भी, या टेबल है, कोई भी चीज़ है, वो पार्टिकल से बनती है ना? ठीक है ना? हाँ जी, जी हाँ, ठीक कह रही हैं आप। तो उसी तरह बेटे, जिन प्रदेशों से, जिन क्वांटम्स से आत्मा रूपी पदार्थ बना है ना, उस उन्हें ही आत्म प्रदेश कहते हैं। पर अच्छा बुआ जी, ऐसे समझें, ये देखिए मेरा हैंकी है, ये मैंने फैला लिया टेबल पर। तो इस हैंकी में ये बारीक बारीक जो ताने बाने दिख रहे हैं ना, ये तार दिख रहे हैं सूत के, तो उसी तरह से हमें आत्म प्रदेश को समझना। हाँ बेटा, एक रूप से ये ऐसा उदाहरण दे सकते हैं हम, बस इतना ज़रूर समझ लो कि ये एग्जाम्पल तो है हमारा, वर्ल्डली एग्जाम्पल है, इन संसार का भौतिक एग्जाम्पल है। और आत्मा जो है ना, वो तो अलौकिक पदार्थ है, अभौतिक पदार्थ है, नॉन थेरेटिकल। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल तो नहीं होता, इस तरह से तो नहीं होता होगा, क्योंकि वो तो अभौतिक चीज़ है, दिखती नहीं है, उसके आत्म प्रदेश भी दिखते नहीं हैं, वो सब इनविजिबल होते हैं ना, उनका कोई फॉर्म्स नहीं होता, कोई उसका शेप नहीं होता, तो उनको हम कैसे समझें, कैसे देखें? पर हाँ, समझने के लिए हम ये हैंकी का, कोई कपड़े का, इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ सकते हैं उससे। जी हाँ बुआ जी, क्लियर हो गया। तो आत्म प्रदेशों के साथ साथ जो फोनोन यानी कि कर्म के परमाणु बनते हैं, बन जाते हैं, तो उनको भी अ, साधना द्वारा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो उससे अलग अलग किया जा सकता है, कर्म बंधनों से, कर्मों से अलग हो सकते हैं। इसी तरह जैसे कि जिसको इरेज भी कर देते हैं, मर्जी होती है तो हमारी, हम इरेज भी कर सकते हैं उसको। वैज्ञानिक आज मान रहे हैं इस बात को। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात बता दी आपने। एक मज़ेदार बात बताओ तुम्हें बच्चों? हाँ हाँ हाँ, ज़रूर बताइए बुआ जी, मज़ेदार बात तो क्योंकि बहुत देर से ये टॉपिक चल रहा है ना, थोड़ा सा डीप टॉपिक, तो ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना थोड़ा, तो फिर अंदर से थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। बताइए बुआ जी, बताइए। देखो, देखो बच्चों, जैन धर्म में एक भक्तामर स्तोत्र आता है, जिसको आचार्य मानतुंग जी ने लिखा है। हाँ बुआ जी, हाँ मैं जानता हूँ। वैभव तू जानता है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, भक्तामर स्तोत्र बड़ा फेमस है। मानतुंग आचार्य को किसी राजा ने 48 कोठरियों में बंद कर दिया था, और वहीं पर उस तालों के अंदर ही, 48 तालों के अंदर ही उन्होंने इस स्तोत्र को बनाया था। हाँ वैभव, तुम्हें सही से पता है, ठीक ठीक पता है। एक एक श्लोक जब जब उनके मुंह से भक्ति से भरे हुए भावों से निकलता था ना, तो एक एक ताला अपने आप ही खुल जाता था, और ऐसे 48 ताले खुल गए, और वो राजा के सामने आ गए, खड़े हो गए आके। ऐसा चमत्कार हुआ बुआ जी? अरे भाई, फिर तो वो राजा तो उन आचार्य जी के सामने नतमस्तक हो गया होगा। हाँ ललित, सचमुच ऐसा ही हुआ था, और उस सम्राट ने तब साधना की शक्ति देखने को ही ऐसा ये सब कुछ किया था, उन्हें बंद किया था, इसीलिए इसीलिए बंद किया था उनको। क्यों भाई, बंद क्यों कर दिया? देखो ललित, जैन मुनि होते हैं ना, जैन साधु संत होते हैं, तो लब्धि और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, उनके पास में खूब शक्तियाँ होती हैं, खूब लब्धियाँ होती हैं, खूब पावर्स होती हैं उनके पास, तो भी वो दिखाते नहीं है लोगों को अपना, मतलब उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए राजा ने उनको कहा कि तुम दिखाओ, तुम्हारे जैन धर्म में कितनी ताकत है, साधना में कितनी ताकत है। पर उन्होंने तो माना नहीं इस बात को, तो फिर राजा ने ये उपाय किया कि उनको बंद कर दिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर तो वो सामने आके खड़े हो गए, ताले अपने आप खुले। हाँ, उसके बाद तो वो सम्राट जो है, जैन धर्म को बड़ा फैलाने वाला, बड़ा उसका मतलब फैन बन गया जैन धर्म का, ऐसा सम्राट बना था वो।
आ, अपनी अभिनय के लिए उस राजा ने आचार्य मानतुंग से माफी भी मांगी थी। खैर, मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा। इसका सीक्रेट पता है तुम्हें? बुआ जी, आपको तो मालूम है ना कि ये चमत्कार होना और ताले खुल जाना, आज का यंग एजुकेटेड यंग ब्लड ब्लड आज कोई नहीं मानता इस चीज़ों को बुआ जी। हाँ, मैं भी नहीं मानता। और यंग ब्लड कहता है कि ये तो गप्पे हैं, गप्पे सारी। ठीक है ललित तुम्हारी बात, मगर मैं बता दूं कि आज का जो एजुकेटेड यंग ब्लड है ना, वो किसी बात को लॉजिकली मान लेता है, समझ लेता है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। और फिर अच्छी तरह समझकर आज का युवा उसे अपने आचरण में भी बिल्कुल खुशी खुशी अपना लेता है। हाँ बुआ जी, ये तो बात है। हाँ, तो मैं भी समझना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो ये मानतून जी वाली घटना आपने बताई ना, आचार्य जी वाली, वो ताले के अंदर से निकल गए थे वो और ताले खुल गए थे, फिर वो तो ये चमत्कार हुआ था। क्या इसके पीछे भी कुछ लॉजिकली साइंस साइंस कहता है, हमारा लॉजिक साइंस है, इसके पीछे भी कुछ फैक्ट है, कुछ प्रूफ है इसका? हाँ बिल्कुल है। भक्तामर जी में खुद से तालों का खुल जाना जो बताया गया है भक्तामर स्तोत्र के बैकग्राउंड में, तो वो ध्वनि विज्ञान द्वारा ये प्रूव हो गया है। अच्छा बुआ जी, क्या होता है वो ध्वनि विज्ञान? मुझे नहीं पता बेटे। अब बहुत सारी साइंसेस की ब्रांच साइंस है ना, बहुत ब्रांचेज हैं इसकी, हमारे मॉडर्न साइंस की। तो उन्हीं में से एस्कॉटिक रिजोनेंस नाम की एक साइंस है। अच्छा बुआ जी, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा बुआ जी इसके बारे में कहीं, पहली बार सुना है। ध्वनि विज्ञान, देखो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुमने म्यूजिक थेरेपी तो सुनी होगी। अरे हाँ बुआ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बुआ जी सही कह रही हैं आप, याद आ गया। हाँ, म्यूजिक थेरेपी में बराबर बराबर, हाँ वही ध्वनि विज्ञान है। तो उसमें जो है ना, उसमें म्यूजिक थेरेपी में बताते हैं ना कि पौधों, फूलों और फसलों का विकास होता है, रोग भी ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। राग, अमुक अमुक, किसी किसी पर्टिकुलर राग के सुनने से, गाने से। हाँ, वही वही वही, सही समझे तुम। ठीक ही तो है ललित, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आ, जो ध्वनि होती है ना, यानी साउंड, और उसकी जो इको होती है, यानी उसकी प्रतिध्वनि, तो उन दोनों से, ध्वनि से और प्रतिध्वनि से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और उन वाइब्रेशन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि ताले अपने आप खुल जाएं। हम्म, अरे वैभव, तुम तो हैरान, तुम्हें पता ही होगा कि पहले जमाने में ऐसे संगीतकार होते, तानसेन जैसे, जो राग गाते थे संगीत के, तो बिना समय बरसात हो जाती थी, अग्नि, आग जलने लग जाती थी, और दीपक भी मर्जी से जलाओ बुझाओ, कोई सा राग गाओ दीपक जल जाए, कोई सा राग गाओ और दीपक बुझ जाए, मल्हार राग गाओ, कभी कौन सा राग गाओ, और भाई कुछ भी हो सकता था। और आज भी देख लो, आज भी साइंस बड़े बड़े इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं म्यूजिक के। हाँ, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आजकल क्वांटम फिनोमेना और क्वांटम फिजिक्स, इसमें काफ़ी काम हो रहा है इस बारे में। तो बुआ जी, क्वांटम फिजिक्स का भी नॉलेज है आपको? अरे हाँ, थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ा है भाई। क्योंकि सब रिलेटेड है ना आपस में, सारी साइंसेज जितनी भी हैं। तो बुआ जी, क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम फिनोमेना क्या है वो? आ, देखो, इस इसमें बताया गया है कि कर्म बंध, मुक्ति, और कार्बन शरीर और आत्मा, इन पर नए नए कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं आजकल। आजकल साइंटिस्ट बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत उसका कर रहे हैं प्रयोग। और आत्मा अजर अमर और शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता कभी, वो भी सच्चाई है। और हमारा पुनर्जन्म, यानी कि नेक्स्ट बर्थ, वो भी सच्चाई है। और इस पर भी अभी बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और बहुत सी बातें उन्होंने लाइट में भी लाए हैं वो लोग। बुआ जी, पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्मा के द्वारा छोटे बड़े रूप बनाना और आत्मा का गायब हो जाना, किसी भी व्यक्ति का गायब हो जाना, अ, ये जो है ना, ये इसको भी आज विज्ञान मान रहा है। हमारे यहाँ तो इसको सिद्धियाँ कहते हैं, लेकिन आज विज्ञान इसको मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, और इसको क्वांटम फिनोमेना नाम दिया गया है। और परमाणु प्रदेश परिवर्तन से ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, जो हमारी
प्रदेश आत्म प्रदेश वाली वो साइंस है ना, क्वांटम थ्योरी। हाँ, तो क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि परमाणु के प्रदेशों का परिवर्तन होता है ना, तो उससे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। और आज साइंस तो बता ही रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में तो भगवान महावीर ने कब बता दिया था? 2600 वर्ष पहले, इतना पुराना। और ऋषभदेव भगवान ने तो कब का बता दिया था। हाँ, बिल्कुल। फिर तो ये कह सकते हैं हम कि भगवान महावीर आज की क्वांटम फिजिक्स साइंस के सबसे पहले जन्म देने वाले हैं, सबसे पहले आविष्कार करने वाले वो ही हैं उसके। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, पर जो पुनर्जन्म होता है ना, आफ्टर बर्थ, उसके बाद जो दोबारा दूसरा बर्थ होता है, दूसरा जन्म होता है, तो उसके बारे में साइंटिस्ट अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? देखो बच्चों, दोनों सुनो तुम। जब किसी जीवित प्राणी का जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मर जाता है वो, तो उसका जीवात्मा, जो कि ग्रुप ऑफ वाइब्रेशंस होता है, हाँ, तो वो वाइब्रेशंस का ग्रुप, वो जो जीवात्मा है, वो डेड बॉडी में से निकलता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में वो घूमने लग जाता है। और फिर जब उसको जैसे ही अपना कोई शरीर दिखाई देता है ऐसा, जो उसके पहले से डिसाइड किया है उसके लिए, या वो खुद अपना मैच करके देख लेता है, उसी में वो फिर एंटर कर देता है, प्रविष्ट हो जाता है। तो बुआ जी, उस डेड बॉडी को, जो निकलने वाला जीवात्मा है उसमें से निकलने वाला, तो उस जीवात्मा को मालूम होता है क्या कि मुझे कौन से शरीर में और कब प्रवेश करना है? हाँ, हाँ, बिल्कुल मालूम होता है। पर कैसे मालूम होता है भाई बुआ जी, कैसे मालूम हो जाता है उसको? अच्छा, मैं बताती हूँ। तुम्हारे मोबाइल को मालूम पड़ता है क्या कि जो नंबर मिलाते ही जो तुम चाहते हो तुम्हारे फ्रेंड से बात करा देता है? हाँ, हाँ, समझ गया बुआ जी, समझ गया। अरे भाई ललित, समझ लो ना यार, ये सारा वाइब्रेशंस मैचिंग का कमाल है यार। अ, अच्छा, मान गया मैं, ठीक है वैभव, मान गया। पर मोबाइल तो हमारा जो चलता है ना, वो तो सैटेलाइट से, उसका थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू होता है उसका सारा। और जीवात्मा का सैटेलाइट सिस्टम कौन सा होता है भला, ये तो बताओ वैभव। फोनोन और वाइब्रेशंस वगैरह एनर्जी है ना। बुआ जी, हाँ। देख ललित, मैं बताता हूँ। ये जो हमारे फोनोन्स है ना, फोनोन्स यानी हमारे जो मेंटली और वर्बल और फिजिकल बॉडी से निकलने वाले जो वो रहते हैं ना, जो इनके एक्टिविटीज के जो फोनोन्स होते हैं, और वाइब्रेशंस जो होते हैं, वो उनके अंदर एनर्जी होती है भाई। तो वो जो एनर्जी होती है, वो भी तो एक सिस्टम है सारा, वही उसका सैटेलाइट सिस्टम है जीवात्मा का। हाँ, कर्म तो है ही ना, उसके साथ भी कषाय कर्म सब है, हाँ, वाइब्रेशंस भी हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ आ गया। तो बच्चों, हम मान लें कि जीवात्मा के किसी खास शरीर में प्रवेश और उसके किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी जो फिक्स होता है ना, वो डिसाइड करता है, तो उस जीवात्मा की वो जो एक क्वालिटी होती है कि वो मैचिंग कर लेता है अपने बराबर के सेम क्वालिटीज़ को, सेम क्वालिटीज़ के वाइब्रेशंस को वो मैचिंग कर लेता है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, कि जैसे ही उसने मैचिंग किया और वैसे वो उसमें मैचिंग मिल गया और वो उसमें चला गया। अच्छा। अच्छा बुआ जी, आपका मतलब ये है कि जब और जहाँ सेम उसी प्रकार के वाइब्रेशंस उस जीवात्मा को मिल जाते हैं, तो उसी वक्त वो जीवात्मा दूसरी बॉडी में प्रवेश कर लेता है, और इसी को हमने पुनर्जन्म कहा। हाँ, हाँ बेटे, ठीक समझे तुम। गीता में भी ये कहा गया है कि मौत के समय जीवात्मा में जिन गुणों वाले वाइब्रेशंस रहते हैं, मौजूद रहते हैं ना, उसी प्रकार की क्वालिटी वाले वाइब्रेशंस पैदा करने वाले प्राणी के रूप में ही शरीर उस जीवात्मा का दोबारा से जन्म होता है। क्या समझे? दोबारा भी वो उस तरह की वाइब्रेशन को लेकर जन्मता है। बुआ जी, बुआ जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अम, ललित, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे डेड हो जाता है ना वो प्राणी, वो जो जीवात्मा, उसकी जो बॉडी होती है, तो जो जीते जी उसके साथ में जो वाइब्रेशंस रहे हैं ना, और वो ही जीवात्मा उसी से मैच करके अपने वाइब्रेशंस को मतलब मैचिंग करके, ट्यूनिंग करके, और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने साथ जन्मते समय
पिछले जन्म की यादें भी लेकर जन्मता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। कई घटनाएं पढ़ते सुनते हैं ना हम, कि छोटी उम्र में कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की घटनाएं बताते हैं और अपने रिलेटिव्स और जगह को भी पहचान लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये सब उस जीवात्मा के पुराने वाइब्रेशंस के कारण ही होता होगा, जो उसके अंदर रहे हुए हैं ना वाइब्रेशंस। ललित बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। किसी भी प्राणी का जन्म और पुनर्जन्म, यानी बर्थ और नेक्स्ट बर्थ और डेथ, बस ये सब चलता रहता है क्या? कंटिन्यू चलता है? कब तक चलता है? देखो बच्चों, ऐसा है कि ये तो जब तक चलेगा, जब जब तक कि हमारे विकारों वाले वाइब्रेशंस रहेंगे, तब तक ये सिलसिला एंडलेसली चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तो बुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कर्म बंद है, यानी कर्मों का बाउंड्स है जब तक, तब तक कार्बन शरीर है। जब तक हमारा कार्बन शरीर है, तब तक जन्म मरण का ही सर्कल जारी है। आह, हाँ। अच्छा बुआ जी, कर्म बंद होता है शुभ अशुभ भावों से, तो क्या कार्बन शरीर वही है जो कार्बन वर्गना है? आपने बताया ना कार्बन वर्गना होती है, वो भी वाइब्रेशंस होती है। नहीं 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 वैभव, कार्बन वर्गना अलग है और कार्बन शरीर अलग है, दोनों में डिफरेंस है। पर पर बुआ जी, दोनों में वेव्स हैं और दोनों के वाइब्रेशंस हैं, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों ही एक जैसी हो गई ना। हाँ हाँ ललित, तुम ठीक कह रहे हो, यही तो मुझे भी कंफ्यूजन है। जब दोनों ही वाइब्रेशंस का रूप हैं, तो फिर डिफरेंस क्यों होना उनमें? देखो बेटा, कंपन और कंपन की क्वालिटी में फ़र्क होता है ना। जैसे कि कोई भी दो चीज़ें हैं और वो, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है, किसी भी तरह का छोटा से छोटा डिफरेंस होता ज़रूर है। जी हाँ होता तो है। तो कंपन कंपन में भी होता है आपस में डिफरेंस। तो कंपन कंपन के अंदर भी जो डिफरेंस होता है, तो अम, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है ना। तो दोनों अलग अलग दोनों बन जाते हैं, दोनों की मतलब जो अस्तित्व होता है, दोनों का जो एक पिक्चर होता है, इंटरनल पिक्चर, वो अलग अलग बन जाता है। ऊपर से एक जैसे दिखते जरूर है, पर वास्तव में अलग अलग होते हैं। हर एक वाइब्रेशन में एनर्जी होती है और एनर्जी में भी डिफरेंस होता है। हाँ जी हाँ बुआ जी, समझ आया, आप ठीक कह रही हैं। तो देखो बच्चों, एक होती है पदार्थों की ऊर्जा, जो हमारे संसार की ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्डली या विजिबल या इथेटिकल पावर, है ना, फिजिकल पावर कह दें। और दूसरी होती है अलौकिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल या नॉन एथेटिकल, या बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी कह दो, है ना। संसारिक जीव कर्म बंध की और कर्म मुक्ति की जो प्रोसेस चलती हैं उसकी, उसमें इसी सुपर नेचुरल एनर्जी का यूज़ करता है। अच्छा, और जो कर्म बंधन करते हैं, उसके अंदर वो वाली एनर्जी यूज होती है, संसार वाली। हाँ, ये बड़े कांटे की बात बताई बुआ जी आपने। लेकिन एनर्जी तो दोनों में ही खर्च होती है ना, अच्छे बुरे दोनों काम में। हाँ, जब तक साधना में भी एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी यूज होती है, और बुरे कषाय के भावों में भी एनर्जी यूज होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ललित बेटा, चैतन्य जीवात्मा एक अनंत ऊर्जा संपन्न अखंड द्रव्य है। अरे बुआ जी, प्लीज ये लैंग्वेज थोड़ी सिंपल सिंपल। देखो मैं बताता हूँ वैभव, बुआ जी क्या कहने का मतलब है कि जो चैतन्य जीवात्मा है ना, उसकी ऊर्जा अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस होती है। और वो जो आत्मा है, उसके कभी खंड नहीं हो सकते, पीसेस टुकड़े नहीं हो सकते, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। और वो समूचा टोटल एक रहता है, कभी उसमें एक भी चीज कम नहीं होती है, एक भी कण उसका कम नहीं होता है। जो अपने, ऐसा जीवात्मा जो अपने शुभ और अशुभ भावों द्वारा जब उसकी ऊर्जा का यूज होता है, तो वो कार्बन वर्गनाओं को कर्म बना देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है जो पूरे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो कार्बन वर्गना आपने बताई, वो वाइब्रेशंस फैले रहते हैं। तो जब कोई जीव
अपने अच्छे या बुरे भावों से कुछ भी एक्टिविटी करता है, तो वो वाइब्रेशंस जो हैं, वो वाइब्रेशन जो कर्म वर्गणा वाले हैं ना, हाँ हाँ, वही वाइब्रेशन कर्म बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। और फिर कर्म बनकर वो जीव के आत्म प्रदेशों के साथ मिलकर एक कम एक हो जाते हैं, यानी मिक्स अप हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली, क्लियरली, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं हमारी आत्मा के साथ में, आत्म प्रदेशों के साथ में। फिर इसी को हम कर्म बंधन कह देते हैं। बहुत अच्छी थ्योरी है बुआ जी, एकदम पिक्चराइज हो गई तो। हाँ तो ठीक है ठीक है, मैं भी समझ गया बुआ जी। फिर कर्म रूपी वाइब्रेशन इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर वो कार्बन शरीर बन जाता है। हाँ तभी उसको कर्मों का पिटारा कहा है। हाँ फिर जो हमारी फिलोसफी में भी कहा है ऐसा। तो वो कार्बन शरीर ही तो वो जन्म मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का बीज कारण बनता है। बीज कारण यानी रूट कॉज बनता है। उसी की वजह से जन्म और मरण होता है बार बार। तुमने ठीक ठीक फॉलो कर लिया है ललित। अ, दोस्त, कर्म वर्णा की ऊर्जा और जीव की खुद की ऊर्जा, यानी कि सारे वाइब्रेशंस की ऊर्जा से जब आत्मा विशुद्ध हो जाता है ना, तभी वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। मगर आत्मा का तो जो नेचर है वो बिल्कुल विशुद्धता ही है पहले से ही। तो वो विशुद्ध आत्मा पहले से ही इतना प्योर होते हुए भी फिर अशुद्ध और मिलावटी क्यों बन जाता है भाई? बद्ध आत्मा क्यों बन जाता है? अ, अरे वैभव, ये बात तुम्हें समझ नहीं आई? नहीं आई भाई। तुम जान गए ललित? हाँ मैं बताऊँ, देखो देखो व्यापार ऐसा होता है। समझो जैसे कई केमिकल्स मिला देते हैं ना, और फिर केमिकल्स के बॉन्ड्स बन जाते हैं, और बॉन्ड्स बनने के बाद फिर वो अलग ही बिल्कुल चेंज मैटर बन जाता है, अलग ही कोई पदार्थ बन जाता है बदला हुआ। हाँ तो उसी तरह से जब हमारे बिल्कुल प्योर शुद्ध होता है वो आत्मा, बिल्कुल विशुद्ध होता है, और उसमें जब वो वाइब्रेशंस मिल जाते हैं ना, दूसरे दूसरे मिक्स हो जाते हैं, तो फिर जैसे कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं ना। हाँ ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो। हाँ हाँ सही, क्लियर हो गया ललित। थैंक यू। हाँ पर एक बात है ललित, फिर भी एक डाउट रह गया। हाँ बोलो बोलो, वो भी क्लियर कर लो। ये है डाउट कि भाई, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिल जाते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो उनको तो हमारे साइंटिस्ट लेबोरेटरी में आपस में मिले हुए केमिकल्स को अलग अलग भी तो कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर देते हैं भाई। तो फिर तुम कह रहे हो बिल्कुल एकदम क्लियरली आपस में मिल जाना, और वो तो इस तरह से होता है क्रमबद्ध। अरे अरे गोचू, तू समझा नहीं क्या? तो यार तू समझा देना, नहीं समझा तो। तुम दोनों की तो आर्गुमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देख देख ऐसा है ललित, कि जीवात्मा से जब शुद्ध आत्मा बन जाती है, तो वो भी तो सेम प्रोसेस होता है ऐसे ही, जैसे वो साइंटिस्ट मिक्स केमिकल्स को सेपरेट करते हैं। अरे हाँ। अरे भाई इतनी छोटी सी बात मुझे नहीं समझ आई, कैसा बुद्धू हूँ मैं। अच्छा बुआ जी, एक बात बताइए, सब प्राणियों के कर्म और भाग्य सबके एक जैसे क्यों नहीं होते? अरे सुनो, तुम मेरे से पूछ रहे हो, और अवधि भी तो इसीलिए जेनेटिक्स पढ़ना चाहती है, इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। मुझको तो नहीं पढ़ना जेनेटिक्स बुआ जी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। आप तो मुझे बस समझा दो थोड़ा सा ऐसे ही मोटे तौर पर। ललित बेटे, अपने पूर्व जन्मों के वाइब्रेशंस से जो संसारी जीव होता है ना, वो प्रभावित रहता है, उससे इम्प्रेस्ड रहता है, और फिर दूसरे दूसरे नए नए संस्कार मिलते हैं, शुभ अशुभ निमित्त मिलते हैं, और उनसे भी जो एनर्जी बनती है उसकी, और फिर कषायों से भी बनती है एनर्जी, दोबारा दोबारा फिर से एनर्जी बनती रहती है, तो फिर से वो नए नए कर्म बांधता रहता है। हाँ ये तो प्रोसेस चलता है। तो बुआ जी उससे कर्म बांधता ही है, कर्मों को हटाता नहीं है क्या बिल्कुल? अरे ललित, नए कर्म का बंधन और पुराने कर्मों की सफाई, यानी कि हमारे अंदर में डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों प्रकार की प्रोसेस चलती है हर वक्त सोते जागते, हर कंडीशन में। हाँ वैभव ठीक कहा तुमने। और
उस बंधन और निर्जरा में, यानी बंधन का मतलब डेबिट और निर्जरा का मतलब क्रेडिट। हाँ, तो उस बंधन और निर्जरा में जितनी ऊर्जा का जो डिस्चार्जेशन होता है ना, उत्सर्जन होता है, जितनी ऊर्जा निकलती है, तो उसी से कर्म की अलग अलग प्रकृतियां डिसाइड हो जाती हैं। कर्म की प्रकृतियां मीन्स काइंड्स ऑफ द कर्मास, यू नो। हाँ 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 जी। 148 बताइए ना शायद। हाँ हाँ हाँ, ठीक याद है तुम्हें। हाँ ललित, तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है। हाँ जी बुआ जी, आपकी मेहरबानी है। तो वो जो कर्म प्रकृतियाँ होती है ना, तो उनकी भी एक टाइम लिमिट होती है और पावर्स भी होती है उनकी अलग अलग। तो उन कर्म प्रकृतियों की जो ऊर्जा और पावर है और उनकी जो टाइम लिमिट है, वो भी तो उस बंधन और निर्जरा में से निकलने वाली एनर्जी से ही होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग होता है। हम्म, पर बुआ जी मैं नहीं समझ पाया, थोड़ा डिटेल से बताइए ना प्लीज। ललित सुनो, हर मन वचन और काया की जो हमारी एक्टिविटी होती है ना, उसमें एनर्जी तो खर्च होती है, मानते हो ना? जी मानता हूँ ये बात तो मैं, और जानता भी हूँ कि हमारी जो एक स्माइल हम करते हैं ना, उसमें हमारे फेस की 17 मसल्स वर्क करती हैं। और जब गुस्सा करते हैं तो एक बार के गुस्से में 68 मसल्स को वर्क करना पड़ता है। इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है गुस्से में। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा वैभव।